विनिर्माण उद्योग, बात कर लेते हैं इसकी। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली क्रिया है ये। आर्थिक विकास के रीढ़ के रूप में जाना जाता है इसे। कृषि का आधुनिकीकरण किया जा सकता है इसके जरिए। रोजगार के पर्याप्त अवसर खोल सकता है, ला सकता है ये। जीडीपी और जीएनपी को बढ़ा सकता है, निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, बेरोजगारी और गरीबी को कम कर सकता है, क्षेत्रीय विषमता को कम कर सकता है, सतत विकास समावेशी विकास को अपनाया जा सकता है। देख लीजिए ना, ये जो आप एक चक्र देख रहे हैं जिसमें कृषि, कच्चा माल लेकर गए, विनिर्माण हुआ, उत्पाद हुआ, विनिर्माण हुआ, फिर से बनेगा। तो ये विनिर्माण वाला जो है ना कृषि आधारित बताया गया है। विनिर्माण का देश की जीडीपी में योगदान लगभग 17% है। अब तो 28% के करीब हो गया है, 28% हो गया है। जी हाँ, 28% हो गया है। मेक इन इंडिया लाया गया था 2014 में, जिसमें भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाने की बात हुई थी। ठीक है। ये जो हाँ, तो औद्योगिक अवस्थिति जो होता है, जैसे नगरीकरण और औद्योगिकरण के बीच में क्या संबंध होता है उसे आप देख सकते हैं। नगरीकरण, बैंकिंग, परिवहन, श्रम, वित्तीय सलाह, बाजार उपलब्ध होगा तो औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिसे सप्लाई किया जाएगा और नगरीकरण का क्या होगा, प्रसार होगा। ठीक है। समूहन बचत या समूहन प्रभाव। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित बहुत से उद्योग नगर के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहते हैं, जो आगे चल करके औद्योगिक समूहन को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। चलिए, कच्चा माल निवेश में कच्चा माल रहेगा, उसका घटक रहेगा, परिवहन की सुविधा रहेगी, कारखाना खुलेगा, वहाँ पे वस्तुएं उत्पादित होगी, परिवहन की सुविधा होगी, बाजार में ले जाएंगे, पूंजी अर्जित करेंगे, फिर से निवेश करेंगे, फिर से प्रक्रिया चलती रहेगी। यही तो होता है उद्योग बाजार संबंध। इसी से तो आगे बढ़ता रहता है वो विनिर्माण उद्योग। चलिए, उद्योग की आदर्श अवस्थिति देख लीजिए। कच्चा माल होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए, जल होना चाहिए, सस्ता श्रम होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, बाजार होना चाहिए, सरकारी नीति होनी चाहिए। इससे क्या होगा, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय लिया जाएगा। फिर उससे क्या होगा, उस स्थान पर उत्पादन की लागत, उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उत्पादन के वितरण की लागत, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो निवेश वाला जो ये जो चक्र देखे हैं ना, ये चक्र औद्योगिक इकाइयों को दिखाता है। चलिए, वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के स्रोत के आधार पे कृषि आधारित उद्योग होता है, जिसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे हो गया, कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आएंगे, जैसे चीनी, सूती वस्त्र या सॉस, टमाटो सॉस वगैरह बनाना, ये सब वगैरह। खनन होगा, लौह इस्पात। भूमिका के आधार पर उद्योगों को बांटेंगे तो आधारभूत उद्योग, जैसे लौह इस्पात उद्योग, इसे उद्योगों की जननी कही जाती है। उपभोक्ता उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग। पूंजी के आधार पर लघु, मध्यम, बृहद। पूंजी के आधार पर लघु, मध्यम, बृहद। ये आधुनिक में क्या हुआ है कि अभी हाल फिलहाल में इन तीनों उद्योगों की पारिभाषिक शब्दावलियों को है ना बदला गया है। ठीक है, इसकी सीमाएं बदली गई है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। स्वामित्व के आधार पे उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, सेल भेल, निजी, टाटा बजाज, संयुक्त, ऑयल इंडिया लिमिटेड, सहकारी जो भी चला करता है। कच्चे माल बहुत तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर भारी उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, हल्का उद्योग, विद्युत उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र का जो पहला बात कर लेते हैं। 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में कलकत्ता में खोला गया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। तो प्रथम सफल सूती मिल 1854 में मुंबई में खोली गई थी। ठीक है। विश्व युद्ध ने भारत के सूती वस्त्र उद्योग को क्या दिया था, प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, इसका विकास महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, गुजरात में कपास उत्पादक क्षेत्र था ना ये, तो जाहिर सी बात है तो वहाँ पे तो होगा ही। ठीक, और कपास उत्पादन क्षेत्र होने के कारक कौन कौन से हैं, नमी युक्त जलवायु है, श्रम था, बंदरगाह था, वहाँ से भेज सकते थे सामान, परिवहन की सुविधा थी, बाजार था। वर्तमान में विकेंद्रीकृत हो रहा है, दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में भी पनप रहा है ये सारी चीज़ें। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। कारक परिवहन क्रांति आई है, तकनीकें आई है, जीएम कॉटन को अपनाया गया है,
पूंजी और बाजार आया है, कौशल और डिजाइन की तकनीकें आई है। समस्या क्या है? उच्च कोटि के धागों का हम निर्यात कर देते हैं, औद्योगिक रुग्णता है, पुरानी इकाइयाँ जो है ठप पड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा में भारतीय सूती वस्त्र जो है पिछड़ा हुआ है, रिसर्च और नवाचार में कमी है। घुस तो उस पर काम करेगा तो क्यों ना होगा। कृत्रिम वस्त्र उद्योग कम श्रम उत्पादकता, अनियमित विद्युत आपूर्ति, ये भी वजह है इन उद्योगों के पिछड़ेपन की वजह। पटसन उद्योग, भारत में पटसन सबसे बड़ा उत्पादक है, निर्यात में दूसरा स्थान पे है, पहला था बांग्लादेश। और प्रथम उद्योग 1855 में दिल्ली, जब इंडिया ही चलाया है निर्यात में भी, प्रथम उद्योग 1855 में इसरा कोलकाता में स्थापित हुआ था। और ये हुगली नदी के आसपास वाला क्षेत्र जो है ना, वहाँ का केस स्टडी किया गया कि ये उद्योग क्यों पनपा फला फूला। तो पता चला कच्चा माल पटसन की उपलब्धता है, सस्ता जल परिवहन है, सड़क एवं रेल परिवहन है, जल की उपलब्धता है, सस्ता श्रम है, यूपी उड़ीसा बिहार के लोग आ जाते हैं, कोलकाता नगरीय केंद्र है, यहाँ बैंकिंग है, बीमा पत्तन है, तो क्यों ना पनपेगा जी। तो चलिए, समस्याएं क्या क्या है? कृत्रिम वस्त्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलता है बांग्लादेश से, मिस्र से, फिलीपींस से, ब्राज़ील से। डिजाइन और नवाचार की समस्या है, जागरूकता का अभाव है। चीनी उद्योग, भारत में चीन के बाद दूसरा स्थान, ठीक है। गुड़ और खंड सारी चीन में प्रथम स्थान पे है इंडिया। कच्चा माल गन्ना है, ढुलाई के दौरान सुक्रोज की मात्रा में कमी आ जाती है, लेट कीजिएगा तो। चीनी मिले यूपी बिहार में मतलब काफ़ी तो बंद ही पड़ी है, तो छोड़ दीजिए। एक शख्स तक न्यूज़ वाले हैं मनीष भैया जी, वो क्या करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो चीनी मिल को काट करके बेचा जा रहा था। चलिए, तो जैसे कि एक सवाल है कि क्या कारण है कि चीनी मिलों का विस्तार दक्षिण व पश्चिम भारत की ओर हो रहा है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, इधर उत्तर भारत की ओर क्यों नहीं? तो गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा होती है, ठंडी जलवायु, सहकारी समितियों की सफलता, राज्य की बेहतर नीति। ये सवाल का जवाब है, क्या कारण है कि चीनी मिलों का विस्तार दक्षिण व पश्चिम भारत की ओर अधिक हो रहा है? तो ठंडी जलवायु है उधर, सहकारी समितियों की सफलता है, राज्य की बेहतर नीतियाँ हैं, टटरिया बंदरगाह अवस्थिति है, सिंचाई व्यवस्था है, परिवहन जाल है। जबकि उत्तर भारत में तो सब फैजल भैया बनने की कोशिश करते हैं। चीनी उद्योग की चुनौतियों को देख लीजिए, मौसमी व अल्पकालिक उद्योग है, पुरानी तकनीक पर आधारित है, परिवहन असक्षमता है, खोई का कम उपयोग होता है, कीमत कम मिलता है किसानों को। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं खनिज आधारित उद्योग की। लौह इस्पात उद्योग से भारी उद्योग कहा जाता है, इसे उद्योगों की जननी कहा जाता है। इसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ वाला इलाका में यहाँ पे पाया जाता है। कर्नाटक, विजयनगर, भद्रावती, सेलम, विशाखापट्टनम, पारादीप, उड़ीसा, यहाँ पे मतलब लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है। 1950 में इस्पात उत्पादन में भारत और चीन की समान स्थिति थी, लेकिन चीन अभी वर्तमान में भारत से 9 गुना अधिक लौह इस्पात का उत्पादन कर रहा है। उर्वरक उद्योग की बात कर लें तो यूरिया, डीएपी, अमोनियम फास्फेट, मिश्रित उर्वरक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनपीके जिसे आप कहते हैं, के उत्पादन में ये उत्पादन मतलब सिंदरी में जो है कि उर्वरक का उत्पादन होता है, याद रख लीजिएगा। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र है वो, ठीक है। भारत का 50% उर्वरक गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरल में बनता है। औद्योगिक प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण निम्नलिखित होता है, जिसमें वायु प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अम्लीय वर्षा होती है, जहरीली गैसें छूटती है। भोपाल गैस त्रासदी आपके सामने एग्जाम्पल है, 2 या 3 दिसंबर 1984। जल प्रदूषण की समस्या को बढ़ावा मिलता है, जिससे नदी का जल प्रदूषित होता है, नदियाँ पानी तंत्र प्रभावित होता है। तापीय प्रदूषण होता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र से कैंसर और जन्मजात संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं, जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। ये पूरे पृष्ठ पर भारत का मानचित्र बनाएं, लोहा और लौह इस्पात संयंत्र को दर्शाएं, ठीक है। ये आपको दर्शाना तो पड़ेगा बॉस। सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पार्क्स देख सकते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी गया ख़त्म हो क्लास 10 का। नमस्कार, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।